बेसिक्स होते हैं वही किताबों में शामिल किए जाते हैं, तो वो सिखा दीजिए जरूर। लेकिन योर वर्क डज नॉट स्टॉप देयर, यू नीड टू गो बियॉन्ड दैट। और उसके लिए क्या है दूसरा पॉइंट, कि सीखने का जोश और खरोश, जज्बा, पैशन पैदा कर दीजिए। अब पैशन पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धुआंधार तकरीर से काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे मेरा अमली नमूना पेश करना पड़ेगा, रोल मॉडल के तौर पर अपने आप को पेश करना पड़ेगा। अगर मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूं और मेरी लर्निंग की एक्टिविटीज उनके सामने आती है, मिसाल के तौर पर मैं बड़े मजे ले लेकर मुख्तलिफ किताबों का तस्करा करता हूं कि मैंने देखी फला किताब पढ़ी, क्या प्यारा वाकया उस किताब में बयान किया गया है, मैं तो उस किताब से मूव हो गया, मेरे अंदर तो एक नई जान पैदा हो गई। ऐसे अपनी पढ़ाई के किस्सों को अगर आपने अमली तौर पर शेयर किया जोश और खरोश के साथ, तो मजीद पढ़ने का जज्बा खुद ब खुद तलबा के अंदर बेदार होगा या नहीं होगा? आप बताएं। सुन रहे हो तो बताइए कि हाँ या ना? हाँ पैदा होगा, बिल्कुल सही है। बाद लोग तो हाँ या ना बोलने से भी डर रहे हैं, ऐसा डर रहे जैसे खाली साहब पूछ रहे। जी जी हाँ, I have already included, मैंने ये कहा आपसे कि इल्म में इजाफा होना चाहिए, स्किल में इजाफा होना चाहिए, मैंने ये भी कहा कि तर्ज फिक्र में इजाफा होना चाहिए, मैंने ये कहा कि सोच में तब्दीली पैदा होनी चाहिए, मैंने कहा कि बिहेवियर में तब्दीली आनी चाहिए, मैंने ये भी कहा कि अखलाकियात में भी तब्दीली आनी चाहिए। पहले जिन वैल्यूज पर अमल नहीं करते थे, अब उन वैल्यूज पर भी अमल करना शुरू करना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि हर पॉइंट के जरिए से तमाम पॉइंट्स हासिल नहीं होंगे, किसी पॉइंट के जरिए से कोई पॉइंट हासिल होगा, किसी दूसरे पॉइंट के जरिए से दूसरा पॉइंट हासिल होगा, इस तरीके से सिलसिला चलेगा। ठीक है, तो इस्लाम में तो तालीम और तरबियत दो अलग चीजें हैं ही नहीं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शुड गो हैंड इन हैंड, राइट? एज पर द रिलीजन बोथ द थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड, राइट? तो बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा ग्रुप नंबर 1 ने किया, मेरा काम बहुत आसान किया था जी। कि दूसरी चीज तो आपने सीखने का जज्बा पैदा कर दिया, और तीसरी चीज ये कि कैसे सीखा जाता है उसके तरीके उनको बता दीजिए। अगर आपने तरीका बता दिया उनको, तो अपनी राहें खुद तलाश करते हैं। अब आप बोलेंगे साहब इतने तरीके हैं सीखने के, अब मैं कहां से बताते बैठूंगा? तो एक अल्टीमेट तरीका, तलबा का ताल्लुक किताब से जोड़ दीजिए। अगर आपने तलबा का ताल्लुक किताब से जोड़ दिया, पढ़ने का चस्का पैदा कर दिया, उनके अंदर शौक पैदा कर दिया, तो किताब से पढ़कर वो खुद सीख लेंगे। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस किताब से तलबा का ताल्लुक, वो बॉन्ड जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। और वो उसी वक्त स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब आपका बॉन्ड किताब से स्ट्रॉन्ग होगा। जिस टीचर का अपना कोई ताल्लुक ना हो किताब से, वो तलबा का ताल्लुक कभी भी किताब से नहीं जोड़ सकता, है ना? तो अपने उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और फिर उसका तस्करा जब तलबा के सामने करेंगे तो तलबा का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा और वो किताबों से सीखते जाएंगे। और आज के जमाने में टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज नहीं करना है, बहुत सारी चीजें किताबों से सीखने की है, वो देर पर साबित होती है, लेकिन बाद मरतबा इमीडिएट जरूरत की चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल है, उनसे भी सीखा जा सकता है, अलबत्ता एक मैच्योरिटी के साथ और उसकी गलत राहों पर न जाते हुए। वरना वही टेक्नोलॉजी है जो आपको पॉजिटिवली डेवलप कर सकती है, और वही टेक्नोलॉजी है जो आपको नेगेटिव राहों पर भी गामजन कर सकती है। बच्चे हैं, इतना तरीका तो उनके अंदर होता नहीं, इतनी मैच्योरिटी तो नहीं होती है। तो ये चीज के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियसली आपको बताना पड़ेगा कि इंटरनेट मालूमात का एक खजाना जरूर है, हर चीज उस पर मौजूद है, लेकिन उसमें से सिलेक्ट करने के लिए भी साहिब नजर होना जरूरी है। तो स्कूल लेवल पर ज्यादा इसरार मेरा यह रहेगा कि बुक से ताल्लुक जोड़िए, आगे के लेवल पे इंटरनेट से भी इस्तेफादा कर सकते हैं जब मैच्योरिटी आ जाए। तो मेरी तबीयत चाहती है कि ये जो एक रेपो इन्होंने बनाया, एक म्यार बनाया ग्रुप नंबर 1 में अपनी कारकर्दगी के लिहाज से, वो कंटिन्यू रहे। और उसी कंटिन्यूएशन के लिए, चूंकि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं, मेरा म्यार उतना अच्छा नहीं है, तो मैं बीच में से हट जाता हूं। और जहां तक लॉस का ताल्लुक है, पहले मैं लॉस के बारे में बात कर लेता हूं। दुनिया में कोई भी चीज अटल और फाइनल नहीं है, दुनिया में सारी चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन हाँ बात चीजें लंबे अरसे तक चलती हैं और हमारे नजदीक ऐसा लगता है कि जैसे ये मुस्तकिल है,
उन्हीं में से ये क़वानीन है जिनका तज़किरा इन्होंने किया। नंबर 1 रेडीनेस, कि तलबा की तैयारी, जहनी तैयारी, जिस्मानी तैयारी सीखने के लिए है या नहीं है। जब तक वो तैयार नहीं है ना, उस वक्त तक बात बनेगी नहीं। मान लीजिए थोड़ी देर के ऐसा मान के चलिए कि 2 बज गए, लंच के लिए आप लोग बेचैन हो रहे हैं, और मैं कोई बहुत अच्छी आवाज में भी कोई बहुत अच्छी गजल भी आपको सुनाना चाहूं, फायदा नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि अब उस वक्त जो है वो कानों को गजल नहीं चाहिए, अब जो गजल चाहिए वो खाने की शक्ल में पेट को चाहिए, है ना। तो आमादगी का उसूल, आमादगी का कानून, प्रिपेयर्डनेस, लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे साहब बड़ों के सामने बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों के सामने लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस कि जब तक वो तैयार ना हो उस वक्त तक उनको ना सिखाया जाए, अगर ऐसा कानून बना लेंगे तो कभी तैयार ही नहीं होंगे, है ना। ऐसा सवाल ध्यान में आ सकता है। और आपकी मुस्कुराहटें खामोश तारीफ कर रही मेरी बात की कि हाँ ऐसा हमको तो फेस करना पड़ता है, ठीक। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, मौज़ना करना नहीं है लेकिन समझने के लिए, पॉइंट को क्लियर करने के लिए, मान लीजिए कि आपकी क्लास को पढ़ाने वाले जुमला 10 टीचर्स हैं, जिस क्लास को आप पढ़ाते हैं उस क्लास को जुमला और 9 लोग भी पढ़ाते हैं, आपको मिलाकर 10 है। आपका क्या ख्याल है कि 10 टीचर्स के लिए तलबा की रेडीनेस चाहे 0% की हो, चाहे 100% की हो, चाहे 70% की हो, सबकी क्लास में कैसी होती है? नहीं होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, है ना। यहां पर भी जो रिसोर्स पर्सन आएंगे तो हो सकता है कि सबसे आखिरी में जो आने वाले हो वो आपके लिए ज्यादा पुरकशिश हो, सबसे पहले आने वाला सबसे फीका साबित हो सकता है। सबके लिए रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं है ना। तो जो टीचर्स हैं, जब सारे टीचर्स के लिए रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं है, इसका मतलब बच्चे इतने तो मैच्योर है कि किसको कैसा रिस्पॉन्स देना है वो जानते हैं, है ना। किसको कैसा रिस्पॉन्स देना है वो जानते हैं। एक को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एक को कम दे रहे हैं, तो वजह क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं जाकर टीचर्स में तो कुछ फर्क है। बस हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जिस टीचर को मिलता है वो क्या करता है तलबा को रेडी करने के लिए, मैं भी वही चीज करूं। मिसाल के तौर पर मैं बाहर के बहुत सारे मसाइल से घिरा हुआ हो सकता हूं, लेकिन जब मैं क्लास में आऊं तो बाहर के टेंशन्स को बाहर बैग में पैक करके लॉक करके आऊं। क्लास में आने के बाद वो टेंशन बाहर, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तलबा की तरफ देखूं। आप देखिए मैं मुस्कुरा कर देख रहा हूं और मैं ऐसे देख, तो दोनों में फर्क पड़ जाता है। फर्क पड़ता है नहीं? सो योर स्माइल किस देम लाइक एनीथिंग। ऐसा नहीं कि मुस्कुराहटें सिर्फ महबूब को पसंद आती है, मुस्कुराहट तलबा को भी पसंद आती है। तो जब तलबा की तरफ मुखातब हो तो मुस्कुरा कर देखें। और आई कांटेक्ट जो है ना, हालांकि मेरा आपका जो रिश्ता है बहुत टेम्पररी किस्म का है। हो सकता है आप कह रहे हैं कि भाई एक दिन बर्दाश्त करना है इनको, सुबह से बर्दाश्त कर रहे हैं, अब थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लेना और क्या, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अंदरूनी तौर पर एहसास तो होता है कि अरे सर ने सबको देखकर पढ़ाई थी, मेरी तरफ तो कभी देखा ही, मेरे से तो आई कांटेक्ट मेंटेन ही नहीं किया, क्यों, मेरे में क्या कमी है आप? तो एक पीरियड में अगर इतने सवाल जहन में आते हों तो रोज आना जो टीचर पढ़ाता है वो किसी तालिब इल्म की तरफ किसी वजह से सही देखे ही नहीं, तो वो तालिब इल्म को फील कैसे नहीं होगा? बराबर होगा। तो मेंटेनिंग आई कांटेक्ट इक्वली विद ऑल द स्टूडेंट्स, बहुत थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कि एक पीरियड में एक स्टूडेंट की तरफ आपने 21 मरतबा देखा,
दूसरे की तरफ 19 मरतबा देख पाए। इतना फर्क तो हो सकता है, नेचुरल है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक पीरियड में एक ही स्टूडेंट को देखते हुए आपने पढ़ा दिया और बाकी सब लोग महरूम रह गए, या वाइस वर्सा कि एक ग्रुप को देखकर पढ़ाया और एक ग्रुप पूरा महरूम रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके इक्वलिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो प्रिपेयर्डनेस, फिर उसके बाद जो है लॉ ऑफ इनकरेजमेंट, कि तलबा की हौसला अफजाई करते हुए काम को आगे बढ़ाया जाए। अगर हौसला अफजाई ना हो, डिस्करेजिंग एटीट्यूड, मान लीजिए आपने सवाल किया, अब जवाब गलत निकलते के साथ ही आप फट पड़ने वाले हो, तालिब इल्म को यकीन हो कि जवाब गलत निकला कि डांट पिलाते ही, तो बोलो ना बोलो, बोलो ना बोलो, गलत हो गया तो ये तो डांटने की आदत है इनकी। और अल्फाज कैसे रहते फिर, चिकना घड़ा है तो चिकना घड़ा, कुछ नहीं आता तेरे में, इस तरह के अल्फाज, डर जाता बच्चा बिल्कुल। और तो और एक लफ्ज सुनाता हूं आपको, बहुत दिलचस्प लफ्ज, अपने आप में लतीफा, बहुत सारे टीचर्स कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलते मालूम आपको? उल्लू के पट्टे, तुझे इतना समझ में नहीं आता। अब उनको मालूम ही नहीं कि पट्टे के माने क्या है। मालूम आपको पट्टा किसको बोलते हैं? पट्टे के माने को शागिर्द होते हैं। तो बच्चे को उल्लू का पट्टा बोल रहे हैं, उसका मतलब अपने आप को क्या बोल रहे हैं? मगर समझ में नहीं आ रहा उसको। तो नेवर यूज नेगेटिव टर्म्स। प्रिपेयर्डनेस का और इंकरेजिंग का तकादा यह है कि हमेशा तलबा की हौसला अफजाई के लिए आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, नहीं कर सकते तो खामोश इख्तियार कीजिए। नेवर डिस्करेज एनी स्टूडेंट, लड़का हो लड़की हो, सामने बैठा हुआ हो पीछे बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तमाम तलबा आपके तलबा हैं, सबके साथ इंकरेजिंग एटीट्यूड इख्तियार कीजिए। इफेक्टिवनेस, ये मत देखिए कि मेरा सबक मरूब कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग मरूब करने के चक्कर में रहते हैं, कैसा इंप्रेस कर दिया मेरे लोगों, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। डू नॉट ट्राई टू बी इंप्रेसिव, ट्राई टू बी इफेक्टिव। इंप्रेसिव का मतलब क्या है? ऐसा इंप्रेस हो जाना कि नहीं भाई इनको जो मालूमात है, इनको जो महारत है, तुम वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते। नो, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव इन माना बनाइए कि ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो सके। टीचिंग इफेक्टिव कब कहलाएगी? जब लर्निंग इफेक्टिवली होगी, ज्यादा ज्यादा तलबा सीखेंगे। तलबा की ज्यादा तादाद में सीखना चाहिए और ज्यादा मौत सीखना चाहिए, तब आप उसको इफेक्टिव बोलेंगे। फिर एक है प्राइमेसी, लॉ ऑफ प्राइमेसी। प्राइमेसी का मतलब है तरतीब, पहले कौन सी चीज आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी चीज आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी चीज आनी चाहिए। अब इसमें दो किस्म की तरतीब होती है, एक को हम कहते हैं लॉजिकल ऑर्डर और एक को कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑर्डर। आमतौर पर टीचर्स लॉजिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभार जरूरत का तकादा होता है कि आप नफ्सियाती तरतीब का ख्याल करें। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। अगर लॉजिक की बात करें तो 0 पहले पढ़ाना चाहिए, 0 1 2 3 4, क्योंकि 0 सबसे छोटा है। तो लॉजिक की बात करें तो 0 सबसे पहले पढ़ाना चाहिए। लेकिन साइकोलॉजी की बात अगर करें तो 0 एकदम केजी के बच्चे की समझ में नहीं आ सकता। हम स्टार्ट करते 1 से, क्योंकि 1 को कॉन्क्रेटाइज कर सकते। 1 बॉटल कॉन्क्रेटाइज किया आपने, मकरूनी शक्ल में इसको पेश किया, एब्स्ट्रैक्ट नहीं रह गया, आपने बता दिया 1 बॉटल 2 बॉटल्स 3 बॉटल्स, इस तरीके से। अब आप 10 तक चले जाते हैं। अब आपने कहा कि अब कितनी बॉटल्स है? 9। अब कितनी है? एक और हटा दिया 8। अब कितनी है? 7। अब आप काउंट करते करते करते, अब क्या है यहां पर? है एक बॉटल? नहीं है, इसको कहते हैं 0। अब इस तरीके से 0 को अगर आपने पढ़ाया तो किस बात का ख्याल रखा आपने साइकोलॉजिकल ऑर्डर का ख्याल रखा। तो समटाइम्स यू नीड टू अडॉप्ट लॉजिकल ऑर्डर, बट समटाइम्स साइकोलॉजिकल ऑर्डर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। फिर रिसेंसी, कि जो चीज अभी आपने पढ़ा है वो ताजा रहेगी, और जो चीज आप 1 साल पहले पढ़ा चुके हैं, 2 साल पहले पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो नेचुरल बात है कि वो उतनी शिद्दत के साथ उनके जहनों में नहीं होगी। अब आपका आज का पॉइंट उस पिछले पॉइंट पर अगर डिपेंड करता है तो उसका एक हल्का सा इयादा करना जरूरी है। वरना आमतौर पर क्या होता है,
कितना ही पानी डालते जाओ, चिकने घड़े, पानी फिसल जाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर 2 साल पहले 3 साल पहले आपने कोई बात सुनी थी, पढ़ी थी, लिखी थी, तो आज आपके जहन में भी उस शिद्दत के साथ मौजूद नहीं है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम चिल्ड्रन, राइट? तो रिसेंसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, कि अभी ताजा जो चीज है वो ज्यादा अच्छे तरीके से उनके जहन में रहेगी। इंटेंसिटी, कि चीजों को शिद्दत के साथ भी याद रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी लफ्ज पर जोर देना है, एक जुमला जो बनाया जाता है आमतौर पर एक लफ्ज के इजहार के लिए एक जुमला बनाया जाता है। अब देखिए, इसी जुमले को देख लीजिए, मैंने क्या कहा, एक लफ्ज के इजहार के लिए एक जुमला बनाया जाता है। किस पर जोर दिया मैंने यहां पर? लफ्ज पर। तो इसकी इंटेंसिटी वॉल्यूम के लिहाज से ही बड़ा किया इसको, और वक्फे के लिहाज से ही बहुत ज्यादा किया इसको। ज्यादा देर तक बोलता गया मैं, और ज्यादा आवाज के साथ, बुलंद आवाज से मैंने कहा। तो लॉ ऑफ इंटेंसिटी, कि किस चीज पर कितना जोर देना है, उसका ख्याल रखिए। लॉ ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब क्या है कि तलबा को जो एक्टिविटी हो रही है उसके लिहाज से फ्रीडम दिया जाए। आमतौर पर कैसा होता है, मेरी क्लास में ऐसा नहीं बैठते, नो दिस इज नॉट द स्टाइल ऑफ सिटिंग। आपको उनके स्टाइल ऑफ सिटिंग से क्या करना है? अगर वो कंफर्टेबल महसूस कर रहा है तो बैठते रहिए, है ना। अगर उसको राहत महसूस हो रही है उस अंदाज में बैठने में, तो आपका क्या जाता है? आपके नजदीक उसके बैठने की इंपॉर्टेंस है या आपके नजदीक उसके सीखने की इंपॉर्टेंस है? सीखने की इंपॉर्टेंस है। लेकिन नहीं, बात लोग होते नहीं, मगर तहजीब का भी एक तकादा होता है ना, तहजीब सिखाना भी तो टीचर की जिम्मेदारी है ना, दिस एंड दैट। देखिए, एक मर्तबा तालिब इल्म आपके ट्रांस में आ जाए, एक मर्तबा आपका जादू सर चढ़कर बोलने लगे, फिर आपको बाकी चीजें सिखाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, आप जो बोलेंगे तालिब इल्म वो सुनेगा। आप बोर्ड पर जो चीज लिखेंगे तालिब इल्म अपने जहन पर वो लिखेगा। आप जो चीज करके दिखाएंगे तालिब इल्म उसको करना चाहेगा। यहां तक कि आप जो चीज सोचने लगाना चाहेंगे तालिब इल्म वही चीज सोचेगा। एक मर्तबा आपका जादू चल जाएगा, और वो जादू चलता है उसको फ्रीडम प्रोवाइड करके, वो जादू चलता है उससे मोहब्बत करके, वो जादू चलता है उसकी जरूरियात का ख्याल रखते हुए, वो जादू चलता है उसकी पसंद का ख्याल करते हैं, वो जादू चलता है उसकी दिलचस्पी का ख्याल करते हैं। ये सब करेंगे तो गोया आपकी जो शख्सियत है वो एक मकनातीसी शख्सियत, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाएगी उसके लिए, और फिर वो आपके बाहों में ऐसा बहते चला जाएगा जैसे कि दोनों के दरमियान एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड पैदा हो गया। लोगों को आपके तालिब इल्म की शख्सियत में आपकी शख्सियत की झलक नुमाया तौर पर दिखाई देगी। लोग आपको आकर कहेंगे कि सर, मैडम, आप जिस अंदाज में अनाउंसमेंट करते हैं ना, आपका वो तालिब इल्म, मैंने आज उसका अनाउंसमेंट सीखा, 90% आपकी झलक थी। हालांकि उस तालिब ने डिक्लेयर नहीं किया, उस्ताद ने नहीं बताया, लेकिन लोग महसूस करेंगे उसका। तो असल बात है अपने ट्रांस में लेना। फिर एक और बात, लॉ ऑफ रिक्वायरमेंट, कि जो चीज आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए क्या साजो सामान चाहिए, उसके लिए कैसा माहौल चाहिए, उसके लिए कैसी एक्टिविटी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा पहले से प्लानिंग कर लेना पड़ती है रिक्वायरमेंट्स की। जैसे मैंने देख लिया कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, इसमें ये एक्टिविटी पॉसिबल है कि नहीं, इसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी मेथड। तो पार्टिसिपेटरी मेथड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैंने पहले अंदाजा कायम किया। ऐसा नहीं है कि सुबह में मैंने, इन्होंने मुझे दावत दी वक्त पर मैं आ गया यहां पर, मैं अपने मफाद के लिए आया था। मेरा मफाद क्या था कि मैं इनॉग्रल सेशन में सिचुएशन का अंदाजा कायम कर लूं कि माहौल कैसा है, मैं जो एक्टिविटी करवाना चाह रहा हूं पॉसिबल भी है या नहीं है। मुझे लगा कि नहीं हो सकता है यहां पर, तो रिक्वायरमेंट्स का अंदाजा पहले से कायम करते हुए वो रिक्वायरमेंट्स पूरा करने की कोशिश करना, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो चाहे वो ह्यूमनिस्टिक हो। अब इसके साथ बुनियादी प्रिंसिपल, जिसके बाद बाकी सारे प्रिंसिपल्स की अहमियत खत्म हो जाती है, वो है कि लर्नर शुड बी एट द सेंटर। वी कॉल इट टू बी लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो भी आप कह लें। तिफ्ल मरकूज तालीम, कि बच्चे को पूरी एक्टिविटीज का मरकज होना चाहिए।
तालिब इल्म के लिहाज से आप एक्टिविटीज कॉइन करें, तालिब इल्म के लिहाज से आप सवाल करें, तालिब इल्म के लिहाज से आप जवाब दें। सारा का सारा जो अमल है वो तालिब इल्म को मरकजी हैसियत देते हुए हो। आमतौर पर क्या होता है, टीचर समझता है कि मैं क्लास का हीरो हूं, मैंने कहा स्टैंड अप, सारे बच्चे खड़े हो गए, मैंने कहा सिट डाउन, सारे बच्चे बैठ गए। टीचर को एहसास होता है कि जैसे मैं इस कश्ती का नाखुदा हूं। हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके सीखने का अमल मुतासिर होता है। लेकिन अगर आपने अपने आप को स्क्रीन के पीछे लेके चले गए और आप बन गए डायरेक्टर, अब डायरेक्टर का अपना अंदाज होता है कि हीरो से क्या काम लेना है, हीरोइन से क्या काम लेना है, विलन से क्या काम लेना है ना। वो बहुत गैर महसूस तरीके से सबसे वो काम ले लेता है जो वो लेना चाहता है। तो वो रोल होता है एक टीचर का क्लासरूम, ट्राई टू बी अ डायरेक्टर ऑफ द क्लास। सारे कैरेक्टर्स हैं, उन सारे कैरेक्टर्स को आप उनसे क्या काम लेना चाहते हैं, क्या रोल प्ले करवाना चाहते हैं, इस अंदाज में लीजिए कि वो खुशी महसूस करे और खुशी महसूस करते हुए, इंजॉय करते हुए अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। तो ये पहला उसूल है जो किसी भी टीचिंग सेटिंग के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि बाकी सारे उसूल जैसे इमोशंस एक हिस्सा होते हैं। आमतौर पर क्या होता है, हम समझते हैं कि मेरा टारगेट उनके कान, व्हाट्स माय टारगेट, देयर ईयर्स, कि आवाज वहां तक पहुंच जाए, बस नहीं। जब तक जज्बाती लगाव भी नहीं होगा वो सीखेंगे नहीं। तो जज्बाती लगाव, तलबा के दरमियान जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका ख्याल रखना, पासो लिहाज रखना, उन तमाम तलबा को स्ट्रेच करने की कोशिश करना, जो बहाव बह रहा है उसमें सबको शामिल करने की कोशिश करना। फिर लर्निंग का असेसमेंट होते रहना कि तलबा सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, उसकी जांच करते रहना। लेकिन वो जांच जो है एक टेरर ना पैदा करे, तलबा के अंदर एक खौफ का माहौल ना पैदा करे, बल्कि आपका टेस्ट करने का जो अंदाज है वो भी इतना खुशगवार हो कि बच्चों को पता ही नहीं चले कि मेरा टेस्ट कब हो गया, है ना। फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिसमें तमाम तलबा से टीचर का राब्ता और तलबा के आपसी राब्ते इस्तेमाल करते हुए चले। किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि मैं तो जीनियस, टीचर ने मुझे लेबल कर दिया, मैं बाकी बच्चों के साथ नहीं, मैं तो बिल्कुल अलग। किसी पर ऐसा लेबल ना लगे कि मैं तो, टीचर ने कह दिया कि मैं MT हूं, सॉरी MR, मेंटली रिटार्डेड, नहीं, ऐसा लेबल किसी पर ना लगा है। बल्कि आप इस बात की कोशिश करें कि सारे टैलेंट्स का, सारे तलबा के सारे टैलेंट्स का एक दूसरे को फायदा हो सके। तो ये हैं प्रिंसिपल्स एंड लॉस, 4 C's। खत्म हो गई थी बात। क्या 4 C's? नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर 2 कम्युनिकेशन, नंबर 3 कोलैबोरेशन और नंबर 4 क्रिएटिविटी। 4 C's, ये बेसिक्स 4 C's है इन्होंने कहा यहां पर, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ कहा। वो जो पहले आ चुका था उसको रिपीट नहीं करते तो ज्यादा अच्छा रहता था। उस बाकी के सारे पॉइंट्स पहले आ चुके थे, आपका फोकस 4 C's पर अगर रहता तो बहुत बड़ी बात। आप चाहें तो 7 C's कर दे सकते थे जी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी दे दी इन्होंने, और आप लोग पहले से भी चूंकि ज़हनी तौर पर बिल्कुल हमवार हैं 4 C's के बारे में, तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हुए ग्रुप नंबर 4 को इनवाइट कर रहा हूं। उसमें हिस्ट्री का एक बड़ा रोल है, हिस्ट्री को जिस अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है उसका एक बड़ा रोल है। नाउ हाउ वी कैन डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग आवर स्टूडेंट्स, उसके लिए एक मिसाल मैं आपको देता हूं। थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि आई महमूद सिद्दीकी बाय मिस्टेक और इंटेंशनली आई किल समबडी, मेरे हाथ से एक कत्ल हो गया मान के चलिए, और मैं वहां से फरार हो गया। आई स्किप्ड। नेचुरली पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, है ना, मेरा पता चलाने की कोशिश करेगी, घर जाकर देखेंगे मैं घर से फरार हूं। अब घर पर कौन होगा? मेरा भाई होगा, मेरा बेटा होगा। पूछताछ के लिए पुलिस उसको लेके चले जाएगी, ठीक। अब 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में नहीं आता हूं, तो आखिर में पुलिस क्या ऐसा कर सकती है, मेरे बेटे से कह सकती है कि एज योर फादर इज मिसिंग,
we are not able to search him, now you will hang you. Is it possible? क्या मेरे किए की सजा मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरे किसी रिश्तेदार को मिल सकती है? Can you punish? Does our law permits it? Does Indian Constitution permit to punish somebody else on my behalf? No, we cannot. तो हिस्ट्री के किसी दौर में, किसी पीरियड में किसी बादशाह से कोई गलती हुई, किसी राजा से कोई गलती हुई, किसी सुल्तान से कोई गलती हुई होंगी, हो सकता है। किससे गलती नहीं होती, हुई होंगी, उस वक्त भी हुई होंगी। But does it mean that I should be punished for that mistake because I belong to the same religion? Does it mean that I should be punished because I speak the same language as the king used to speak? No. मेरे किए की सजा जब मेरे भाई को, मेरे बेटे को नहीं मिल सकती, तो जमाने माजी में किसी बादशाह की हुई सजा किसी और को मिल सकती है? दिस इज नथिंग बट क्रिटिकल थिंकिंग। क्या है ये? क्रिटिकल थिंकिंग है ये। अब इस तरीके से अगर आप डेवलप करेंगे, अगर ये स्कूल्स में ये काम पहले से होता, तो जो तमाशा आज पूरे मुल्क में आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि our schools have failed to develop critical thinking among our students, and that's why such type of environment we are looking at. Anyways, ये क्रिटिकल थिंकिंग को वाजे करने के लिए मैंने एक पॉइंट आपके सामने रखा। आपको सोचना है कि तारीख के किस पॉइंट से आप क्या सबक दे सकते हैं। वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिनको कुरान पवित्र के पन्ने मिलते, वो एहतराम के साथ मौलवी साहब के हवाले कर देते। वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके सामने एक मुस्लिम लेडी को जो नकाब पोश थी बंदी बनाकर लाया था, तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ उसको उसके पेरेंट्स के हवाले करते और कहते कि काश मेरी मां इतनी खूबसूरत होती तो मैं भी इतना खूबसूरत पैदा होता। वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो अफजल खान के इंतकाल के बाद, कत्ल के बाद अफजल खान का मजार भी बनाते, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो अपने हिंदू सोल्जर्स के लिए एक मंदिर की तामीर करते, तो वहां सवाल करते कि मेरे मुसलमान सोल्जर्स नमाज कहां पढ़ेंगे, उनके लिए एक मस्जिद भी तामीर करो। वो मस्जिद मौजूद है वहां पर। क्या वो छत्रपति शिवाजी महाराज इस बात के लिए मुस्तहक हैं कि उनके खिलाफ एक बात भी बोली जाए? नहीं। अब अफजल खान से लड़ाई हुई, औरंगजेब से लड़ाई हुई, वो उस वक्त के बादशाहों का तरीक़ाकार था, अपनी अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए वो लड़ते थे। उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं था, उसका जबान से कोई लेना देना नहीं था। अगर आपने इस अंदाज में पेश किया तो मोहब्बत का एक पैगाम दे दिया। हुआ नहीं, मैसेज गया नहीं गया, बराबर जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू इन्वॉल्व योर ओन क्रिटिकल थिंकिंग एंड यू नीड टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स। तारीख काय के लिए है? लड़ने के लिए नहीं है, लड़ने का सबक लेने के लिए नहीं है। तारीख मोहब्बत का सबक सिखाने के लिए कि माजी में अगर किसी से गलती हो गई है तो आज वो गलती ना दोहराई जाए, आज वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तारीख से ये लेसन हमको सीखना है। हर सब्जेक्ट में आप क्रिटिकल थिंकिंग को इन्वॉल्व करेंगे तो फिर सब्जेक्ट से क्या बात बनेगी उसका अंदाजा भी आपको कायम नहीं होगा। कोई मुस्कुराएगा नहीं। इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है? बोलना सिखाना है। मेरा कहना है कम्युनिकेशन स्किल मैसेज देना है, इफेक्टिवली पहुंचाना है। बाज मतलब नहीं बोलकर भी बहुत सारे मैसेजेस चले जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैसेज गया नहीं गया, क्या मतलब? मैं थक गया, बहुत हो गया भाई, बहुत अच्छा पढ़ा रहे आप मगर मैं थक गया, खुदा का से बंद करो। एक मैसेज हुआ नहीं हुआ? हुआ। बैठे बैठे आंख बंद कर लेना। सवाल करे तो मैं बहुत गौर से सुन रहा हूं, नहीं सवाल करे तो मैं तो सो रहा हूं। कम्युनिकेशन हुआ नहीं हुआ? बराबर कम्युनिकेशन है ना। शौहर एक हफ्ते के दौरे पर गए हुए थे, अब उन्होंने वापस आए, फुल मेकअप में बैठे तो एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन, और भी पुरानी साड़ी निकाल कर पहन लिए, है ना, बालों को उलझा लिए, जमाया ले, तो दूसरा मैसेज। और कैसे देना है ये मैसेज? देखिए लोग मुस्कुराहटों से इसकी तारीफ कर रहे हैं। कम्युनिकेशन है ये भी, राइट।
So communication means how to take your message to others' hearts and minds effectively. वो जबान से भी हो सकता है, वो तहरीर से भी हो सकता है, वो बॉडी लैंग्वेज से भी हो सकता है, बाज़ मर्तबा तो सिर्फ आंख के इशारे से भी होता है। और गरीब शौहर जब तक आंख का इशारा ना समझे उसका तो गुजारा हो ही नहीं सकता, है ना। आंख के इशारे ना समझे वो शौहर क्या समझना पड़ता है, नहीं समझते, नहीं समझ के क्या करेंगे। खैर, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत वास्ट टर्म है, सिखाना कुछ भी मुश्किल है, बहुत आसान चीज है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेट करने की जो सलाहियत है वो बाय वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग वो पहले से मौजूद है, बहुत रिफाइंड फॉर्म में मौजूद है। सिर्फ क्या करना है, एक नेचुरल आउटलेट देना है उसको। टीचर कहता है कि आई वॉन्ट पिंक ड्रॉप साइलेंस इन माई क्लास, ये जुमला कम्युनिकेशन स्किल का कत्ल है। आपने क्या किया, कच्चा कत्ल कर दिया उसको। न बोलने का मौका है, न सोचने का। जब बोलना ही है तो सोचना किस लिए, खत्म हो जाएगी वो चीज। तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट फराहम कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल खुद ब खुद डेवलप हो। एक ऐसी सेटिंग कीजिए कि बच्चों को सोचने का मौका मिले, बच्चों को गौर व फिक्र करने का मौका मिले, बच्चों को आपस में बातचीत करने का मौका मिले, बच्चों को टीचर के सामने अपनी बात पेश करने का मौका मिले। इतनी माहौल में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगी। यकीन मानिए कि वो आपकी तरह से अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, बशर्ते कि आपने एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। दैट्स ऑल, राइट। तो विद दिस आई क्लोज दिस कम्युनिकेशन स्किल। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको। अब दो चीजें और हैं, और मैंने बतौर खास छोड़ दिया, किसी को भी नहीं दिया। वो दो चीजें कौन सी है, एक कोलैबोरेशन स्किल है और एक क्रिएटिविटी है। अब दोनों को मैंने क्यों छोड़ दिया? अगर मैं सारे उन्वानात को कवर कर दूंगा तो डॉक्टर मिसबा अंदर साहब अगले प्रोग्राम में मुझे बुलाएंगे, दावतनामा नहीं दे देते हो। इसलिए मैंने खास तौर से छोड़ दिया। ऐसा मत समझिए कि मेरी प्लानिंग की कोई कमी, बिल्कुल नहीं। मैंने कसदन इसलिए छोड़ दिया कि अगली मर्तबा भी मुझे इन्वाइट करे। आप इंजॉय नहीं कर रहे बात को। तो ये दो चीजें, कोलैबोरेशन जैसे कहा जाता है कि हयात लेके चलो, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। तो कोलैबोरेटिव स्किल इसके अलावा कुछ नहीं है कि अगर आपने सबको साथ लिया तो सारे रिसोर्सेज से अपने मुल्क को, अपने मुआशरे को फायदा पहुंचाया। और अगर आपने सबका साथ नहीं लिया तो उसका जो खाना पीना उससे तो रोक नहीं सक रहे, वो जो हवा सांस से ले रहा उससे तो रोक नहीं सक रहे, लेकिन आप क्या कर रहे, उसके जरिए से जो रिसोर्स मिलना था उससे आपने अपने आप को रोक लिया। तो असल में कोलैबोरेटिव स्किल का मतलब ये है कि हर एक की खूबियों से समाज के लिए फायदा उठाया जाए और किसी की कमी का समाज पर कोई मनफी असर ना आने दिया जाए। अगर आपने ये कर लिया तो आपने कोलैबोरेटिव स्किल डेवलप करोगे। और क्रिएटिविटी, जैसे कहा गया कि आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचना, जैसे बहुत आसान था, मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से 10 मिनट का काम था मेरे लिए कि मैं इस टॉपिक को आपके सामने बयान कर देता, लेकिन मैंने आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचा। मैंने पूछा कि मुझे अपना प्रेजेंटेशन देना किसके सामने है? तो बोले टीचर्स के सामने देना है। मैंने कहा बाप, टीचर्स के सामने? आप बोलेंगे डर रहे क्यों थे आप हमारे से, हम इतने खतरनाक है, पहलवान दिख रहे क्या, डाकू दिखाई दे रहे? नहीं, उसने नहीं डर रहा था मैं, बल्कि मुझे डर इस बात से महसूस होता है कि उन टीचर के सामने बोलना है जो बार बार अपने अमल से ये कहते हैं कि बोलते रहना मेरा पैदाइशी हक है, मैं बोलते रहूंगा। सुनने का पैदाइशी हक है ही नहीं उनके पास। अब ऐसे लोगों के सामने बोलना था, तो मैंने क्या किया, आउट ऑफ बॉक्स सोचा कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। कुछ ऐसा हो कि मुझे बोलने का भी मौका मिले, कुछ ऐसा हो कि मुझे सुनने का भी मौका मिले, कुछ ऐसा हो कि कुछ चीजें मैं सिखा सकूं, कुछ ऐसा हो कि मैं भी बहुत सारी चीजें सीख सकूं। बस आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचकर उस पर अमल आवरी ऐसे करना कि विन विन की पोजीशन हो, कि आप भी कामयाब, मैं भी कामयाब, वो भी कामयाब और ये भी कामयाब, सबको कामयाब बना दिया है। तो आपने क्या किया, एक तरीके से क्रिएटिविटी का सही इस्तेमाल कर लिया। खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच।